कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मुकेश सहनी साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ माधव आनंद जी प्रवक्ता हैं, आरएलजेडी के जुड़ चुके हैं। कन्हैया भिल्लारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर चौगांवकर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये वरदान के अभिशाप। निश्चित तौर पे वरदान है और नीतीश कुमार जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस समय में अपनी शक्ति को पूरे देश को, दुनिया को दिखाए हैं। और निश्चित तौर पे पिछड़े समाज का, ओबीसी का हकमारी हो रहा था और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वरदान है। जिस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ, देश के एक वर्ग को सामाजिक न्याय को तहत उनको आरक्षण मिला गया, मुझे लगता है कि वही समय फिर से दोहराने का समय आ गया है। अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इसके लिए आगे बढ़े हैं और हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस लड़ाई को आने वाले समय में लड़ा जाएगा। आज ये बताइए कि बिहार में 63% ओबीसी है और आप इनको हर चीज़ से वंचित रखना चाहते हैं। आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ओबीसी का महिला कहां जाएगी, अति पिछड़ा का महिला कहां जाएंगे? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं कि जाति पाति, ये जाति पाति हमारी पहचान बन चुका है। आज अगर मुझे शादी करना है तो किसी सहनी निषाद मल्ला के घर में ही हम शादी करेंगे। अगर किसी ब्राह्मण को शादी करना है तो जाति देख के ही शादी करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे जगह पे मुकेश जी किसी ना किसी दिन तो मुकेश जी इसको किसी ना किसी दिन तो तोड़ना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई और वो ये कह रहे हैं कि जातियों में बांटने का काम ये सारी पार्टियां और कांग्रेस हमेशा से करती रही है, ये विभाजन है। अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े करते हैं। एक बताइए ना, बिहार में गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, मल्ला का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और आप उसको जो अगर थोड़ा सर उठाया, आप सर कुचल के आपने उसके विधायक को खरीद लिया। ये सामाजिक न्याय है क्या? ये सामाजिक न्याय है क्या? आपने उसके विधायक को खरीद लिया। आप, हमारा अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। आज आपने देखिए, सामान्य वर्ग को आप 10% आरक्षण दे दिए, 8 लाख से कम कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। आप सही काम किए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उनकी संख्या कितना है? आप 10% संख्या नहीं है और आप 10% आरक्षण दिए, लेकिन ओबीसी 63% है, उनको 27% आरक्षण क्यों? और फिर 40% आप अलग से रख के उसमें दूसरे लोगों को इंटर कर रहे हैं, उसको दूसरे लोगों को मलाई खाने के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? वहां पे आप 40% को आप फिर आरक्षण में बांट दीजिए, आप 10% उनको दिए। पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मैं एक मिनट रूबिका जी, हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। मैंने इसीलिए तो बुलाया मुकेश जी कि आपकी बात सुन सकूं। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, आप तो ईबीसी से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ी थी जहां पर यह कहा गया है कि सरकारी जो संस्थान है, सरकारी नौकरियां हैं, कॉलेजेस में सीट्स हैं, उसमें जो रिजर्वेशन है या जो सीटें हैं वो ज्यादातर ओबीसी के उन जातियों को मिली है जो थोड़ा सा अग्रणी है। जो बहुत अति पिछड़ा है उनका तो उसमें किसी तरह का कोई योगदान ही नहीं है। तो क्या आज जो ये जातिगत जनगणना हुई है, इससे आप लोगों को कोई फायदा हो पाएगा? भाई योजना ये देखकर थोड़ी बनाई जाएगी कि इसको पहुंचेगा, कि इसको योजना तो सब तक पहुंचनी चाहिए ना। जी नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये एक तो हमारे बिहार में ओबीसी को 2 हिस्सा में किया गया। ये हमारी एक पहचान बन चुका है कि हम पिछड़ा BC1 और BC2 बिहार में किया गया, ठीक है, तो हम अति पिछड़ा में, लेकिन हमारी पहचान देश लेवल पे ओबीसी का है, तो हम ओबीसी की बात करेंगे। दूसरी बात है कि ये आंख खोलने वाली बात है, अगर हम नहीं आगे बढ़ गए हैं तो हमारे लिए व्यवस्था किया जाए, एक साथ में बड़ी मछली और छोटी मछली को ना रखा जाए। निश्चित तौर पे बड़ी मछली और छोटी मछली रहेंगे तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाएंगे। तो इसके लिए देश के सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ये देखना पड़ेगा, जैसे बिहार में किया BC1 BC2, वैसे और भी जरूरी है BC1 BC2 BC3 करने का, और ये देश लेवल पे करना चाहिए। ये बात जो है, हमारे जैसे लोगों को जो राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ तब हमें पता चल गया। तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी है, देश इतने बड़े पैमाने पे चल रहा, इतने बड़े संख्या में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, तो उनको भी तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। आज जो काम नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, ये भारत सरकार क्यों नहीं कर रहे? भारत सरकार को आपत्ति किस बात का है? अगर इस देश में
पशु को गिनती कर लेंगे, पेड़ पौधा को गिनती करेंगे, हम देश में डीडीपी हमारे क्या है, हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, हर चीज की जानकारी अगर हम रख सकते हैं तो हम इस देश में किस जाति का, किस धर्म के कितने लोग हैं उनकी जानकारी क्यों नहीं रखेंगे, उसके आर्थिक स्थिति क्यों नहीं जानकारी रखेंगे। हाँ। आज जो बात हो रहा है कि ये बात सही है कि अति पिछड़ा बहुत पीछे है, तो इसको लाएंगे कौन आगे? तो जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्र मुख्यमंत्री है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो कह रही है कि भाई अगर आपको हमें रिजर्वेशन देना है, हमें योजनाओं का लाभ देना है, तो एक ही जाति का ध्यान रखिए और वो है गरीबी। इकोनॉमिक तौर पर जो बैकवर्ड हो उसको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, उनको रिजर्वेशन मिले, समझ में आता है। लेकिन उनका क्या, जो है तो अति पिछड़ा लेकिन रसूखदार है, जिनके बैंक में बहुत सारा नोटों का बंडल पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये आज का युवा जानना चाह रहा है। ये सवाल उनके मन में आता है। नहीं, इसके लिए देखिए सरकार, भारत सरकार को अच्छा पॉलिसी बनाना चाहिए। मैंने कहा ना कि बड़ा मछली छोटा मछली को अलग अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मछली हमेशा छोटा मछली को खाएंगे। और रहा कि आर्थिक आधार पे ही आरक्षण अगर लागू करना है तो देश में 8 लाख कम कमाने वाले को कैसे आप गरीब मान रहे? आप एक तरफ 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं मनरेगा में, आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया वाला व्यक्ति जो है वो गरीब है, तो 10,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपया होता है। तो आप 1,20,000 या 2 लाख रुपए आप कटअप रखिए, यहाँ तक 5 लाख रुपया कमाने वाले को आप इनकम टैक्स लेते हैं और 8 लाख वाले को आप बता रहे हैं कि गरीब है, तो फिर आप 5 लाख से बढ़ा के 8 लाख तक स्लैब लेके जाइए। कहीं ना कहीं भारत सरकार जो अभी है उनके मन में खोट है और वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा ऐसे लोग आगे आए। और ये जो बात कर रहा है कि जाति के आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पर भी हम भी रेडी हैं। आप हमें, हमारे बिहार में 10% आरक्षण है, हम जनसंख्या हमको 10% आरक्षण दीजिए, आप हमको 10% आरक्षण दीजिए, वही आरक्षण दीजिए जो ईडब्ल्यूएस को आपने आरक्षण दिया कि 10% आर्थिक आधार पे दीजिए। मुकेश सहनी को आरक्षण नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मेरे समाज में जो पिछड़ा है, जो 8 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, उनको आरक्षण आप दीजिए, लेकिन आप वो नहीं दे रहे हैं। आप एक तरफ आप ज्यादा से ज्यादा फेवर कर रहे हैं और एक तरफ आप लोगों को उलझा रहे हैं। आज ये बात कौन बोल रहा है? जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही युवा बोल रहा है। जो पढ़ा लिखा समझदार होगा वो अपने हक की बात करेगा। आज बात कर रहा है ना कि मेरे रोजगार चाहिए, आप कहां रोजगार दे रहे हैं? बात कर रहा है लेकिन आप उस पे तो नहीं जा रहे। लेकिन आप कुछ विशेष चीज को लेके आप आएंगे तो नहीं होगा। आज ये आरक्षण क्यों मांग रहे? हम कमजोर है इसलिए मांग रहे हैं। अगर हमें हमारे घर परिवार को सबको नौकरी मिल जाए, सब अच्छे जिंदगी जिएंगे, तो कोई आरक्षण नहीं मांगेंगे। मुझे लगता है बहुत लोग इस तर्क से आज इत्तेफाक रखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी नहीं चाहता है कि उसे आरक्षण मिले, लेकिन वो लोग जो 8 लाख से कम कमा रहे हैं, जो सच में गरीब के कैटेगरी में मैं सक्षम हूं। हाँ ठीक है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि जो सक्षम है वो ये कह दे कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। उनके जनसंख्या के आधार पे देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो जनसंख्या के आधार पे नहीं सर, वो जनसंख्या वाला मामला, वो डिटेल में हम कभी उस पर और बहस कर लेंगे। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। अब आज तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक तौर पर। मैं 10 आदमी हूँ और मेरे एक आदमी को नहीं, रूबिका जी 1 मिनट, मैं 10 आदमी हूं। हाँ। और आप मेरे को एक आदमी को आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिएगा तो ये तो मैं सही नहीं होगा ना। अगर हम 10 आदमी हैं तो 10 आदमी के जनसंख्या के आधार पे हमें उतना हिस्सा चाहिए ना। फिर मुकेश सहनी अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं रहेगा। आप जब हमको हमारे तरीके से नहीं दीजिएगा तो फिर तो सबको चाहिए ना। अगर आप फिर ये तो वाली बात हो गई है ना कि जनसंख्या नहीं उतना परसेंटेज आरक्षण दीजिए। नहीं फिर ये तो सब आप पर आ जाएगा ना कि आप लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं। ये तो ईमानदारी वाला मामला हो जाएगा कि नहीं मुझे मिल रहा है तो मैं ले लूं, और कोई आता हुआ क्यों ना लेना चाहेगा। जब आर्थिक आधार 1 मिनट रूबिका जी, जब आर्थिक आधार लागू हो जाए तो फिर मुकेश सहनी लेने वाला सवाल ही नहीं होगा। जब हम खुद इनकम टैक्स करोड़ों का भर रहे हैं तो हम भला कैसे ले सकते हैं? और रहा कि हम जब लेंगे नहीं लेंगे तो जो हमारे लोगों को, इसके बदले में मेरे लोगों को मिलना चाहिए ना। हमारे लोगों को मिलना चाहिए, 10% हमको चाहिए। उसमें कटअप जो भी आए उस कटअप में हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा जितना आबादी है देश में या राज्य में उतना हमको आरक्षण चाहिए। उसमें निश्चित तौर पे जो सक्षम है उसको आप चाहिए तो साइड कर दीजिए। नहीं पर मुकेश जी, आप तो दोनों बातें कह रहे हैं, या तो आर्थिक आधार पर होगा या पॉपुलेशन के आधार पर होगा। ये दोनों आधार पर तो नहीं हो सकता है ना। आप कह रहे हैं चिट भी मेरी पट भी मेरी। आर्थिक और पॉपुलेशन नहीं होगा कैसे नहीं होगा? आर्थिक और पॉपुलेशन दोनों आधार मानना पड़ेगा। कैसे? आर्थिक और पॉपुलेशन दोनों आधार मान के जिस वर्ग में जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन का आर्थिक आधार पे आरक्षण देना होगा। अब मुझे एक और बात बताइए,
ये आप लोग तो कह रहे हैं कि सामाजिक इससे कल्याण होगा, इससे लोगों का आर्थिक कल्याण होगा, इससे जो बहुत ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जो तन मन धन से गरीब रहे, असल में उन्होंने दरिद्रता देखी है, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका असल में जवाब जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, मुकेश सहनी जी, वो ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटने का मामला है ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चमके, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति हो जाए। आपने पहले कह दिया ना पॉलिटिकल पंडित, तो पंडित जी जो है ना वो हमारे फेवर में कभी नहीं हो सकता है। वो हमारा हमेशा चाहेंगे कि हम मुकेश सहनी का खाना खा लें। तो पॉलिटिकल पंडित जी जो बोलेंगे उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। आप बताइए देश में क्रांति आया कि नहीं आया? ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, मंडल वर्ग से कमंडल हुआ, तो देश में क्रांति आया कि नहीं आया? क्रांति आया। आज अगर आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर लागू कर रहे हैं, आप स्वर्ण समाज से पूछिए नीचे में जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्रांति आया कि नहीं आया? आया क्रांति, लेकिन तरीका गलत है। आप वो तरीका को हम तरीका गलत है। बाकी आरक्षण देना हम कोई गलत नहीं मानते। अगर ब्राह्मण भूमिहार को अगर 10% आरक्षण दिया तो हमें कोई एतराज नहीं है। मुस्कुराई तो सही, लेकिन जो पंडित है उनको आपकी ये बात बिल्कुल नापसंद लगी होगी। आपने सारे पंडितों को एक ही रंग में कैसे? पंडित जी के हिसाब से हम नहीं चलते हैं। नहीं, आप पंडित के हिसाब से मत चलिए, पर आपने भी तो वो रेसिज्म दिखा दिया ना कि अगर पंडित है तो वो आपके खिलाफ ही होगा। आप अगर एक राजनेता होने के नाते ऐसी बातें करेंगे तो कल को पंडित आपको कहेंगे कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, ये हमें हमारे जैसे युवा लोगों को ये बात नहीं बोलना चाहिए। मैं इस बात से पहले नहीं मानता था। जब मैं बॉम्बे में रहता था तो मैं निश्चित तौर पे ये चीज़ से मैं काफ़ी दूर रहता था। लेकिन जब मैं बिहार में आया हूँ, देख रहा हूँ लोगों को जाति देख के दबाया जा रहा है, लोगों को परेशान जाति देख के किया जा रहा है। और जब मुझे पता चला, मैं महसूस कर रहा हूं, एहसास कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं इसके लिए फाइट करूंगा। आज हमारे लोगों के लिए आप रहने के लिए घर नहीं दे रहे हैं, उनके बेहतर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग इलाज के अभाव में मर रहा है। हमारे लोगों को आप 1,20,000 रुपया मनरेगा में दे रहे हैं, आप कह रहे कि वो गरीब है, 1,20,000 रुपया मिलेगा। अरे भाई, तो मनरेगा में आप कीजिए 70,000 रुपया महीना, आप मनरेगा के कीजिए, एक दिन का 2200 रुपया कीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं। मनरेगा में कौन काम करता है? आपकी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है, पीएम आवास योजना उनको नहीं मिली है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, नहीं मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ी हो रहा है। आज हमारे लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो एक बार कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए बिहार में, आपको जो हमारी आबादी है, अगर 10% आबादी है तो 1% आबादी के पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार नहीं है। ऑफिस का धक्का खा खा के रह जा रहा है, उसका कार्ड नहीं बनता है। आप हमको साबित करा दीजिए। ये भी करना सरकार ये तो योजना में भेदभाव नहीं है ना। आप उन तमाम अधिकारियों पर, नीचे लेवल के जो वो लोग काम कर रहे हैं, उन पर ये आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार सहनी समाज से या आपके समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। भाई, एक इस तरीके की योजना बना क्यों रहे? आप अगर गरीबी रेखा में वोटर आईडी में आपका नाम है, ऐसा हॉस्पिटल बना दीजिए। अगर वो वोटर आईडी में नाम है तो यह इंडिया का वासी है, और जब इंडिया का वासी है उसका आर्थिक आधार आप निकाल लीजिए कि कितना का इनकम टैक्स भर रहा है। अगर गरीब है तो उसको डायरेक्ट इलाज कराइए ना। आयुष्मान कार्ड की कहाँ आवश्यकता होना चाहिए? नहीं, आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो बताइए ना मुकेश जी, वहां तक नहीं पहुंचे। आप समझदार आदमी हैं, आप मुझे पहले बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की योजनाओं में आपके समाज के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण तरीका और भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार अपनाया जा रहा है? नहीं भाई, ये कहना उचित नहीं होगा। देखिए, योजना जो बना है ना वो बहुत जटिल है, और जब जटिल होता है तो नीचे वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर योजना अगर सिंपल बने तो निश्चित तौर पे सब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं विभाग में मंत्री रहा और मैंने देखा कि ऑफिसर किस तरीके से योजना को घुमा के ट्विस्ट करके काम करता, ताकि उनको कैसे अपना प्रॉफिट हो। उसको जनता से मतलब नहीं होता है। हमने बहुत सारा योजना ऐसा था कि बंद पड़े हुए योजना था, जैसे हमारे SC ST के लिए योजना था, पशु को हमको 100% सब्सिडी में देना था, लेकिन वो 8 साल से बंद था। और मैं आपकी बातों को मानने को राजी हूँ, तैयार भी हूँ,
कि अगर वहां पर आप ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स बदमाशी कर रहे हैं, वो जानबूझकर योजना को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और आपने ईमानदारी से कबूल किया कि सरकार की तरफ से भले ही ना है लेकिन हाँ ये नीचे लेवल पर हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सैनी जी, और मुझे ये जानकारी है कि सन ऑफ मल्लाह को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, ये सच है? नहीं आमंत्रण किया गया, निमंत्रण दिया गया, तो इसका दोषी कौन है? भाजपा है। अगर भाजपा अगर हमारे 4 विधायक को अगर छोड़ दिया रहता तो निश्चित तौर पे विधानसभा में हमारे बहुमत होता और हमको बुलाते। अब वहां पे सब दलीय की शब्द लगा हुआ है, जिसके पास दल है, जिसके विधायक है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। हमारे विधायक नहीं है तो हमको भला कैसे बुलाएंगे? तो ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए अभी हम आने वाले समय में विधायक और सांसद बनाने के लिए फिर से लगे हुए हैं, और हम विधायक और सांसद बनाएंगे, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में, फिर हम बैठ के बात करेंगे। अभी निश्चित तौर पे हमारे विधानसभा में हमारे जो संख्या वो 0 है अभी। अच्छा, तो भला हमको निमंत्रण कैसे मिलेगा? पर मुकेश जी, आप कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतना आपको हक देना पड़ेगा। तो इस सर्वदलीय बैठक में आप इतनी संख्या में लोग हैं, आपको नहीं बुलाना चाहिए था, आपको नहीं लगता है? हाँ, नहीं, मेरे इसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से हमारी बातचीत हो चुका है, और जो जारी हुआ इसके लिए मैं धन्यवाद भी दे चुका हूं, और मेरी इस पे बात भी है। उस बैठक में जब कैबिनेट में पास हुआ उस समय मैं था, जो जातिगत जनगणना का जो जाति आधारित गणना जो हुआ था उस समय में हमारी कैबिनेट में हम मंत्री थे और हमारे 4 विधायक था, और मैंने उस समय में पास किया था, और उसका आज निर्णय आया है, मैं इसके लिए धन्यवाद भी दे रहा हूँ। और रहा आज हमारे पास मेंबर नहीं है, अब जब मेंबर हमारा 0 है तो उस बैठक में हमारे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ही बैठना है जिसकी बहुमत है विधानसभा या विधान परिषद में। हाँ। तो वो लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, और जो भी लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीतीश बाबू से बात हो चुकी है। मुकेश जी, बस अब मुझे इस बारे में मैं आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग मैं ये सवाल उठ रहा है कि ये आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी के पास अभी भी समय है, और देश की जरूरत को समझे। अगर देश को जरूरत को समझ लेंगे तो शायद मुश्किल नहीं होगा। अगर जो रवैया में अभी आज बीजेपी है, अगर ऐसी रवैया में रहेंगे तो निश्चित तौर पे मान लीजिए 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये आप और हम लोग भी उनके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी वो स्टैंड को बदले। हाँ जी हाँ, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमारे साथ जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है, वीआईपी के मुकेश सैनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस मसले पर यह कहा है कि बहुत ही अच्छा कदम है, और अगर बीजेपी अपना स्टैंड नहीं इस पर क्लियर करती या बदलती है तो आने वाले दिन उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और भारी साबित होने वाले हैं। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। सबसे पहले समीर चौगाकर जी, सीधा सवाल आज की तारीख में से लेकर यही है कि आपने देख लिया जो रुख है, ये मंडल वर्सेस कमंडल दिख रहा